हेलो दोस्तों। तो आज हम है ना चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं जो कि अपना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमसे कहता है कि है ना संविधान को जैसे निर्माताओं ने बनाया, वो किन बातों को सोचकर बनाया, साथ में किस तरह से सोचकर कि है ना क्या आगे चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि आप अभी अपने हिसाब से सोच के अगर देखो तो आप क्या करोगे, आप आज प्रेजेंट को देखोगे ना, फ्यूचर को थोड़ी ना देखोगे। आपकी है ना फ्यूचर में है ना आपके साथ क्या हो सकता है, कुछ चेंजेस आए हैं तो उन चेंजेस को आप कैसे मीटअप करोगे। दैट ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स, बट इट्स अ intangible, it's a invisible, then we are not seen it before it's the time। ठीक है ना, इनके आने से या होने से पहले हमें पता थोड़ी ना चलता है। तो संविधान को बनाने वाले लोगों ने अपना कितना दिमाग लगाया होगा, क्या ही इंसान होंगे वो खतरनाक वाले, जिनकी सोच कुछ ऐसी बनी कि उन्होंने संविधान में ये जो भी चेंजेस आने थे, आगे आने वाले फ्यूचर में उनसे मीटअप करने के लिए, चाहे वो 1991 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन हो, या फिर हम कहें तो 2000 के बाद आने वाला स्मार्टफ़ोन का फीचर हो, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को जब खोला ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, उसमें कंपनीज़ के साथ डील्स करना हो, जिससे कि अब कोई कंपनी, जैसे कि पहले बीईआईसी और पुर्तगाली से आए थे, उनकी तरह कोई आकर यहाँ पे फिर से हुक्म न जमा ले। या फिर 2010 के बाद जो इंटरनेट सुविधा आई, ऑनलाइन जो चीज़ें आने लगी, उनसे मीटअप कैसे किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए किस तरह के आर्टिकल्स, शेड्यूल्स वो क्रिएट किए गए, बहुत मेन होता है ये सब सोचना। उन्होंने जो हमारा एक फेमस आर्टिकल है 368, उस हिसाब से, मतलब जो ये आर्टिकल है ना, ये है ना कुछ भी अमेंडमेंट्स को शो करता है। अब हम इसी को देखें अगर पॉलिटिकल, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पार्ट्स मतलब वीडियो का पार्ट नहीं, पार्ट्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। भाई कोई उठ के ये थोड़ी कह देगा कि मैं बनाऊंगा संविधान, है ना। संविधान को बनाने के लिए बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखना पड़ता है। जैसे कि सुई में धागे डालने बराबर भी नहीं है ये इस तरह का है कि आप है ना घास में सुई ढूंढ रहे हो। क्योंकि संविधान में कई सारी विशेषताओं को रखना, साथ ही साथ में कई सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन को या भेदभाव की प्रणाली को दिखाती हों, उसको दूर करना, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं संविधान के। अब ये सारी चीज़ें कैसे देखी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने, जिन्होंने संविधान को लिखा, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ में जब हमारा संविधान आ गया, हम फुल पावर में सप्रभुत्व, जो एक वर्ड है सप्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड के साथ हम जब देश में खुद के राज्य में आ गए और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गए, तब जाके कहाँ से और कैसे हमने कुछ चेंजेस देखे, संविधान बनते देखे। उनमें से किस संविधान के बारे में हमने डिटेल में सर्च किया, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। नॉर्मली मैं इसको दो पार्ट्स में पढ़ता हूँ। पहला मैं पढ़ता हूँ इसे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के पार्ट में, सेकंड में पढ़ता हूँ इसे इंडियन पार्ट में। साउथ अफ्रीकन में क्यों पढ़ मतलब क्यों बता रहा हूँ कि क्यों आया है अपने सिलेबस में, बिकॉज साउथ अफ्रीका में जो एक डिस्क्रिमिनेशन था, उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से साउथ अफ्रीका को इस जगह पर लिया गया है कि है ना हम भारत के संविधान से पहले वहाँ का कैसे संविधान बना वो जान ले, जिससे कि हम इक्वलिटी का मतलब जान लें। इक्वलिटी, समानता, समानता को जान लें, अच्छे से परख लें क्या होता है समानता। साथ ही साथ में हमने इसे लिया, वजह इसकी थी क्योंकि हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उनको बहुत ज़्यादा मानने वाला एक इंसान था जिसने साउथ अफ्रीका में ये स्टार्ट किया, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला ने भी इसके ऊपर, इसमें है ना एक बड़े रिवॉल्यूशनरी की तरह काम किया, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो हम इसे आगे पढ़ते हैं तो देखो,
हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, मतलब लोकतांत्रिक संविधान को पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के। अब बात क्या थी, नेल्सन मंडेला एक जवान लड़के की तरह, मतलब एक जवान लड़के थे जिन्होंने है ना अफ्रीकन, एक लीडर जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई, ढूंढी, फाउंड किया, ठीक है ना। अब फाउंड करने के बाद उनका मेन पर्पस था इस पार्टी को बनाने का, अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। अपार्थाइड सिस्टम होता क्या है? अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमसे कहता है कि जो भी ये डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं, इन डिस्क्रिमिनेशन को, मेन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है काले और गोरे का भेद। तो अपार्थाइड सिस्टम में रंग भेद की नीति को अपनाया जाता था। कालों को एक तुच्छ कैटेगरी का, मतलब कि शुद्र माना गया, और गोरों को बहुत ही ज़्यादा ऊंची कैटेगरी का मानते थे। इसलिए काले गोरे का भेद हटाने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपार्थाइड सिस्टम हटाने के लिए, नेल्सन मंडेला खड़े हुए और अपनी एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस गठित की, और उस कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे रिवॉल्यूशंस किए। अब अपार्थाइड सिस्टम, ऐसा बुरा क्या था उसमें? उसमें सबसे बड़ी बुरी बात तो यही थी कि किसी स्पेशल ऐसा क्या, मतलब स्पेशल चीज़ें बना दी गई, जैसे कि अगर देश में, या फिर मान के चलिए देश में 1000 पार्क होंगे, पार्क बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो गार्डन होते हैं ना घूमने वाले, हाँ, तो 1000 पार्क होंगे, उनमें से 2 या 3 पार्क कालों के लिए है, नहीं और सब पार्क गोरों के लिए। और अगर जो पार्क है ना काले और गोरों के लिए, वहाँ पर बेंचेस पे पहले ही लिखा दिया जाता था कि है ना यहाँ पर कोई भी काला इंसान नहीं बैठ सकता। जो वॉशरूम थे, वो वॉशरूमों में पहले ही लिख दिया जाता था कोई भी काला इंसान इस वॉशरूम को यूज़ नहीं कर सकता। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। अगर काला इंसान किसी चीज़ को पकड़ लेता, मतलब किसी चीज़ को टच कर देता, तो गोरा, जो कि गोरा इंसान था, वो जैसे कि यूरोपियन, वो लोग उस चीज़ के आसपास भी नहीं भटकते थे, जैसे कि उस एक काले इंसान के टच करने से उस चीज़ में कोई बैक्टीरिया फैल गया है। इस तरह की सोच बना रखी थी गोरे इंसानों ने। अब ये काले कौन? काले थे अफ्रीकन लोग, साउथ अफ्रीका के लोग। गोरे कौन? गोरे थे यूरोपियंस, ठीक है ना। ये चीज़ हमने देखी इसमें। साथ ही साथ में एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि प्लम्बर का काम पड़ा, या मशीन की कोई है ना रिपेयरिंग का काम है, काले लोग इसमें ज़्यादा थे, क्योंकि गोरे लोगों के पास एक तो फाइनेंशियल ताकत थी, फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा खुद पे डिपेंड थे अच्छे से, और साथ ही साथ में वो लोग कुछ ऐसे भी तरह से, मतलब पॉलिटिकली पावर भी उनके पास थी। अब ये सब पावर होने के बाद वो हल्के तो रहेंगे नहीं, इसलिए जो नॉर्मल काम थे वो काम काले लोगों को दिया गया, और जो बढ़िया काम थे, जो एक आलीशान काम थे, मतलब कि है ना बैठे बैठे करने वाले, वो काम दिए गए गोरों को। अब काले लोग, जैसे कि प्लम मशीन को रिपेयर करने वाला कोई इंसान है, वो काला है, उसे अगर किसी गोरे के घर में जाके मशीन रिपेयर करनी है, तो उसे उस गोरे से पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर चाहे तो गोरा उसे पे करे या ना करे, वो गोरे इंसान की मर्जी। अब देख लो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ हमने देखी अपार्थाइड सिस्टम में। इसलिए नेल्सन मंडेला ने रेवॉल्यूशन किए, स्ट्राइक्स की। लेकिन नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के बहुत ही ऐसे एक तरह से अंधभक्त थे, इसलिए उन्होंने रिवॉल्यूशन शांति तरह से करी, पेशेंस रख के करी। इसलिए उनको 1964 में जेल में बंद कर दिया गया। 1992 तक वो जेल में बंद रहे, और ये जेल बनी हुई थी रॉबिन आइलैंड पर, रॉबिन आइलैंड पर। और ये रॉबिन आइलैंड पर जो भेजा जाता था लोगों को, उनको काले पानी की सज़ा होती थी। भारत में जैसे काला पानी की सज़ा कहते हैं ना, वही सज़ा रॉबिन आइलैंड पर साउथ अफ्रीका के लोगों को दी जाती थी। अब 28 साल 28 साल प्रिजनर बन के रहे नेल्सन मंडेला। 1992 में नेल्सन मंडेला वहां से निकले, और निकल करके उन्होंने उन्होंने स्ट्राइक्स को फिर से जारी रखा, और 1995 में जब स्ट्राइक्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि है ना गोरे लोग संभाल नहीं पाए थे स्ट्राइक्स को,
वो डरने लग गए कि अब काले लोगों को ज़्यादा मतलब उनकी बातें नहीं सुनी ना तो अब ये मारना चालू कर देंगे और फिर तो हमें भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने है ना नेल्सन मंडेला के हाथ में सौंप दिया पावर और कहा अब आप जैसा चाहें वैसा करें। तब नेल्सन मंडेला ने क्या किया? ये सब स्ट्रगल हमने देखा कि स्ट्राइक्स के तौर पे किए जाए थे। साथ ही साथ में अब जब अपार्थाइड फाइनली डिफीट हो गया, अपार्थाइड सिस्टम फाइनली डिफीट हो गया, तो 1995 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई। 1994 में आ चुकी थी लेकिन 95 से स्टार्ट किया गया था। 96 में संविधान बन के तैयार हो चुका था और संविधान अगर नेल्सन मंडेला चाहते तो संविधान को कुछ इस तरह से भी बना सकते थे कि अब की बार काले लोग सबसे ऊपर हैं और गोरे लोग उनके नीचे रहेंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला को पता था कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये इसलिए है क्योंकि हमने स्ट्रगल किया। हमने ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस, ऐसी भेदभाव की चीज़ें देखी जिनके वजह से हमें बहुत ज़्यादा अपमान होना पड़ता था। एक कहानी भी है इसके पीछे। जैसे कि गांधी जी की कहानी आप सबने सुनी होगी, सेम कहानी एक औरत की भी थी जो साउथ अफ्रीका की थी। वो प्रेग्नेंट थी, बस में बैठी हुई थी। बस में बैठे अब एक गोरा इंसान आया, उसने कहा उससे, औरत बाहर चल, उठ यहाँ से, यहाँ पे मैं बैठूंगा। सीट्स पर पहले ही लिखा हुआ था कि ये सीट गोरे इंसानों के लिए, काले इंसान खड़े होकर जाएंगे। वो प्रेग्नेंट लेडी नहीं सुनी उसकी बात और बैठी रही। तो प्रेग्नेंट लेडी को धक्का मार करके उस गोरे इंसान ने फेंक दिया। इस तरह से उस लेडी का बच्चा भी मर गया और ऐसे ही है ना वो स्ट्राइक्स पर है ना जो काले लोग थे वो उतरने लग गए और इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गए ना कि गोरे लोग डरने लग गए उनकी वजह से। ये सब चल रहा था अपार्थाइड सिस्टम में, जिसकी वजह से है ना ये 1994 में है ना मतलब जो गोरे लोग थे उन्होंने पावर को नेल्सन मंडेला के हाथ में दे दिया और साथ ही साथ में फिर अपने आप को फ्री कर दिया। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने 1996 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा कि भाई गलती इंसानों से होती है, ये गोरे भाई लोग हमारे भाई बंधु हैं, इनसे गलती हुई, हम इन्हें माफ़ करते हैं। हम इनको भी वही हक देंगे जो कि हक है ना कालों का होगा, मतलब हमारा होगा। हम ये नहीं करेंगे कि हम इनको नीचा मानें या इनको माइनॉरिटी में या फिर जो सबसे कम लोग पाए जाते हैं ना माइनॉरिटीज़ उनमें माने ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इनको भी बराबर हक देंगे क्योंकि इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो वंशज होंगे, उनकी थोड़ी गलती होगी। अब हम इनको दबाएँगे तो है ना इनके वंशज फिर हमें दबाने के लिए स्ट्राइक्स करेंगे आगे चल के, फिर ये तो रिवॉल्यूशन होती रहेगी पूरे मतलब अपने देश में। ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए सबको बराबरी का हक देना चाहिए। नेल्सन मंडेला का ये मानना था। इसलिए नेल्सन मंडेला ने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जिसमें इक्वलिटी के ऊपर बात की, जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बात की, लोकतंत्र, ठीक है ना? और साथ-साथ में सोशल जस्टिस की बात की। तो इन बातों के साथ नेल्सन मंडेला अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर चुके थे। अब क्वेश्चन बनता है, क्या हमें ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? संविधान की कोई ज़रूरत है क्या? ज़रूरत अगर ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि हमें कुछ फ़ायदा दे। अगर हमें फ़ायदा नहीं दे रही है कोई चीज़ तो हमें क्या मतलब भाई? अब जैसे कि आप है ना एक अभी बच्चे हो, ठीक है? 9th क्लास में बच्चे हो आप। तो आप बताओ, आपसे ये कहा जाए कि जाके है ना घूम के आ जा आराम से, अपने दोस्तों के साथ खेल कर आ जा। आप लोग क्या करोगे? ठीक है, चले जाओगे ना? मस्ती करने तो हमेशा तैयार हो। तो वही मस्ती क्योंकि वो इंस्टेंट आपको एक रिज़ल्ट दे रही है। ऐसे ही संविधान हमें एक रिजल्ट दे रहा है, इंस्टेंट नहीं, लेकिन ये उस तरह का रिजल्ट दे रहा है जैसे कि आपसे कहा जाए पढ़ लो, लेकिन आप नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो आगे चल के वही पढ़ाई आपके कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी ना। तो ऐसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है पढ़ाई। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें एडवांटेज देता है कई तरह के, प्रिविलेजेस देता है, आज़ादी देता है जीने की, रहने की, कहीं भी घूमने फिरने की, दोस्तों के साथ दोस्ती करने की, किसी भी जगह पर काम करने की, खुद का बिजनेस चालू करने भी खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं।
साथ ही साथ में किसी भी धर्म को, जो धर्म आपको पसंद है वो धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, किसी भी धर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, और साथ ही साथ में संगठन बना सकते हो अपने, और और भी कई सारी ऐसी बातें। ये सारी बातें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से अच्छा है। ठीक है ना? तो अब हमने जान लिया कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा क्यों है, हमें ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, अब ये भी जान लें। अच्छा तो क्यों है हमने जान लिया, अब ज़रूरत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाता है, कानून बनाता है, जो कि फॉलो अप करवाते हैं पीपल से, सिटीजन से, जिसकी वजह से देश तरक्की करता है, देश आगे बढ़ता है। पहली वजह है कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज़रूरी है। सेकंड वजह, जब लॉज बनते हैं तो वो लॉज सबके लिए इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो निम्न जाति भी अगर अपने आप को कोई मानता है तो उसका भी एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अगर हमारे साथ हमारे अधिकारों के, हमारे ह्यूमन राइट्स के साथ है ना गलत हुआ, तो हमारे लिए आर्टिकल कुछ ऐसे खुले हुए हैं जो कि हमें सॉरी जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खोल कर देते हैं, जहां पर हम जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बनता है लोगों के साथ। फिर ये स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट को क्या चेंजेस लाने चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए। साथ ही साथ में अगर गवर्नमेंट को फुल पावर दे दी जाए तो गवर्नमेंट तो तानाशाह बन सकती है ना। गवर्नमेंट तो जैसे कि हिटलर ने किया था, हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने शुरुआत में अपना अपने आप को एक नॉर्मल गवर्नमेंट बताया था, वो भी सोशल गवर्नमेंट के तरह से बताया था। फिर उसने नाजी पार्टी अपना नाम रख दिया था, फिर अपने तानाशाह में पहुंच गया था। ऐसे ही गवर्नमेंट भी कर सकती है, इसलिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्नमेंट की पावर को बाउंड करता है, एक लिमिट बना देता है कि ये तुम्हारी लिमिट है, इस लिमिट के ऊपर जाने की तुम बिल्कुल मत सोचना। ठीक है ना? अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें रोकने के लिए हमारी जुडिशरी है, हमारा न्यायपालिका है, तो गलत तो करना ही मत तुम लोग। ये चीज़ संविधान हमें मदद करता है इस चीज़ को। साथ ही साथ में हमारे जो लोगों के अधिकार हैं, लोगों की चाहते हैं, उन चाहतों को समझ के, परख के संविधान कुछ नई-नई सोसाइटी को भी क्रिएट करता है। कुछ अच्छी सोसाइटीज़ को, जो कि है ना किसी तरह से सुनी जाती हैं देश-विदेश में, जिनका नाम होता है। ठीक है ना? इस तरह की सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है संविधान। तो समझ गए? हिंदी में अगर देखें इसी चीज़ को तो हाँ, एक संविधान में एक देश में एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित कानून होते हैं। इसलिए कानूनों की वजह से हमें संविधान की ज़रूरत है। इससे यह विश्वास और समन्वय उत्पन्न करता है, लोगों में विश्वास और समन्वय उत्पन्न करता है। साथ ही साथ में इसने निर्देश निर्देश किया कि सरकार का गठन कैसे किया जाना चाहिए। इसने इलेक्शन का प्रोसीजर बताया कि सरकार जो चुनी गई है, सरकार जो संविधान में बदलाव करेगी या फिर लॉज लाएगी, कानून लाएगी, वो किस तरह से होंगे, संविधान बताता है। फिर ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है संविधान। साथ ही साथ में यह एक अच्छा समाज बनाने के बारे में भी लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। लोग क्या चाहते हैं अच्छे समाज में, वो चीज़ें बताता है हमारा संविधान हमें। अब अगले पॉइंट पे आए तो ये अभी तक हमने पढ़ा। अब अगला पॉइंट हमसे कहता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमने अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा भी, कि अफ्रीका में क्या इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अपार्टाइड सिस्टम की वजह से, अपार्टाइड को हटाने के लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि हमें ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या वजह है, हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी, मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई संविधान की। फिर इसके अलावा अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कैसे बनाया गया। देखो बात ऐसी थी, जब है ना भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तब भारत में एक नॉर्मल इलेक्शंस हुए थे जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, जिसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए
एक इंसान थे जिनका नाम आप सबने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। उनको लीडर बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। इससे पहले, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले एक ब्लूप्रिंट लाया गया था संविधान का, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। मोतीलाल नेहरू ने 1928 और 31 में 2 साल, 2 बार, 1928 में पहला और दूसरा 31 में एक ब्लूप्रिंट लाए, और जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहता था कि किस तरह के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होने चाहिए, कैसे सोशल जस्टिस होने चाहिए, जो कि है ना समाज को बराबर की ऐसे फीलिंग कराए कि हम बराबर हैं, चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है, वो हमारे बराबर है, वो हमसे ना नीचा है ना ऊंचा है। ठीक है। फिर साथ साथ में राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, आज़ादी से जीने का, आज़ादी से कुछ भी करने का अधिकार दिया, दें। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था, जो कि एक ब्लूप्रिंट था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? जैसे कि आपने प्रिएम्बल देखी है, प्रिएम्बल हमारी प्रस्तावना, जिसमें हम लिखते हैं हम भारत के लोग, भारत को सप्रभुत्व संपन्न, इस तरह से लिखा गया है ना हमारा संविधान। जो प्रिएम्बल में, हमारे प्रस्तावना में, वही प्रस्तावना मोतीलाल नेहरू ने एक ब्लूप्रिंट के तौर पे दिखाई थी, और इसको 8 लीडर्स ने माना था। और जो सेशन है, मतलब कि है ना, एक सेशन था कांग्रेस का, जिसमें है ना इस प्रस्तावना के या इस ब्लूप्रिंट को दिखाया गया कि है ना ये मानना चाहिए। इसमें साथ ही साथ में इस प्रस्तावना को और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जब 15 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाने की बात आई, तो उसमें है ना मदद करी थी ये जो स्टेट्स होती हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने। मतलब कि जो स्टेट्स थी, राज्य थे उस वक्त के, छोटे मोटे राज्य, उन सब ने मदद की, और कई सारे राज्यों ने है ना भारत का संविधान बनाने में अपने अपने लोगों को भेजा अलग अलग तरह से, और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और इस तरह से हमारा संविधान लिखा गया। साथ में हमारे संविधान में हमने, ऐसे तो है नहीं है कुछ भी सोच के लिख देंगे, हम कुछ अच्छी बातें उठाएंगे और बुरी बातों को हटाएंगे। तो एक इंसान है, इंसान के दिमाग में अच्छी भी आती हैं बुरी भी आती हैं, इसलिए हमने, हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान जब तक बन चुके थे, जितने संविधान, उन सभी संविधानों को देखा, पढ़ा, और पढ़ कर के आखिर में जाकर उन संविधानों की अच्छी अच्छी बातें जो थीं, वो सारी बातें हमारे संविधान में लिखी गई, और कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ा गया हमारे संविधान में। इसलिए हमारे संविधान में पहले ही तो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया, जो कि हमारे दिमाग से था, हमारे लीडर्स के दिमाग से। साथ ही साथ में पहला पॉइंट तो ये हो गया। साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट, जो पूरी दुनिया में संविधान बनाया गया था, उन संविधानों में, उन सभी संविधानों के अच्छी अच्छी बातों को भी लिखा गया। तो दूसरा पॉइंट, तो अब दुनिया क्या कही थी, दुनिया पहला पॉइंट अपना रही थी, इसलिए उनका छोटा संविधान था। हमारे देश ने पहला और दूसरा पॉइंट अपनाया, इसलिए हमारे देश का बड़ा संविधान बना, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश के संविधान को माना गया। ये संविधान जो बना था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बनाने में लीडर्स कैसे कैसे इंस्पायर हुए, उन्होंने क्या क्या है ना इंस्पिरेशन ली। उन्होंने इंस्पिरेशन ली सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, हमारे दुनिया में सबसे पहली ऐसी क्रांति है जिसे किया गया था, और इसके ऊपर एक थॉट भी है जिसमें कहा गया है, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। मतलब अगर फ्रांस को खांसी आएगी, तो मतलब फ्रांस को जुकाम होगी, तो बचे हुए यूरोप को, या बचे हुए दुनिया को, सॉरी, बचे हुए यूरोप को सर्दी हो जाएगी। ये बात भी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आई थी ये बात। अब सेकंड जो बात उठी, लीडर्स जिससे इंस्पायर हुए कि हमारा संविधान होना चाहिए, वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे कि हमारी राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन जैसे कि लोकसभा। ठीक है ना? सॉरी। इस तरह से बात उठी, और इस बात के साथ में लोगों को, मतलब इस बात से
हमारे लीडर्स को समझ में आने लगा कि है ना यार, ऐसे पार्लियामेंट होनी चाहिए जो कि है ना हमारे जो लॉज है उनको आगे बढ़ा सके, हमारे लॉज को फुलफिल कर सके, मतलब हमारे लॉज बना सके जिससे कि हमारा देश अच्छे से चल सके। ठीक है। आखिरी पॉइंट है इसमें, दे ऑल्सो लर्न व्हाट द ब्रिटिश वर डेनाइंग इंडियन सिटीजन। मतलब कौन सी चीज ब्रिटिशर्स इंडियन सिटीजन्स को नहीं बता रहे, ये सारी चीज भी हमने देखी, हमने समझी। अब हिंदी में इसको समझे तो, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान शुरू हुई। स्वतंत्रता जब चाहते थे भारत के लोग, तब राष्ट्रीय संघर्ष के द्वारा यह प्रक्रिया शुरू हुई। 1931 और 1929 में मोतीलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। हम आज़ाद कब हुए? 1945, है ना, सॉरी 1947। लेकिन 1947 1945 में हमसे ब्रिटिशर्स ने कह दिया था अब हम आपको आज़ाद करेंगे। 1947 में हम पूर्ण तरह से आज़ाद हुए थे, और इससे पहले भी हमने आज़ादी बनाई थी, वो बनाई थी 1930 में। 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वराज का नारा लगते हुए पूरी एक रैली निकली थी, और उस रैली में कहा था कि आज से मतलब 26 जनवरी 1930 से हर दिन हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। ये बात हो रही थी। अब फिर दूसरी बात थी, पहला ड्राफ्ट 1928, फिर दूसरा 1931। ड्राफ्ट में मोतीलाल नेहरू ने 8 नेताओं की मांग, यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसी बातों को एक ब्लूप्रिंट के तौर पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिखाया। ये बातें बताती थी कि देश को किस तरह से लॉज बनाने चाहिए, किन किन नज़रियों को से मतलब किन किन नज़रियों से देखना चाहिए कानून बनाने के लिए। 8 लोगों ने नेहरू जी की मदद की और नेहरू जी के सपोर्ट में खड़े हुए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे पास नहीं हो पाया था। देखो, मैंने अब की बार है ना कुछ स्पेशल भी है ये आपका, कि हिंदी में कर दिया है मैंने। पहले हिंदी में करने में दिक्कत आ रही थी, अब थोड़ा सा काम बढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत ना, आपके लिए हिंदी में भी कर दिया। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तीसरा पॉइंट था हमारा, प्रांतीय विधानसभाओं में भागीदारी ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने में मदद की। मतलब प्रांतीय जो सभाएं थी उन्होंने भारत में संविधान बनाने में मदद की। चौथा पॉइंट, जो कुछ लीडर्स थे देश में, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और अमेरिका के अधिकारों के बिल से प्रेरित नेताओं ने अपना संविधान लिखने के लिए कई तरह के संविधानों को पढ़ा और उनसे अच्छी अच्छी बातें निकाली और अपने संविधान में उनको यूज किया। ठीक है। उन्होंने यह भी जाना कि अंग्रेज भारतीय नागरिकों को किस बात से वंचित कर रहे थे। मतलब कौन कौन सी बात ऐसी थी जो कि है ना भारतीय नागरिकों को नहीं पता थी। अब जैसे कि पहले राजाओं का सिस्टम चलता था, किसी ने सोचा थोड़ी था कि कोई लोकतंत्र नाम की भी एक चीज होती है, लेकिन होती है, बनी ना। ऐसे ही कई सारे ऐसे वर्ड्स थे जो कि एक अनजानित वर्ड थे, जिनको है ना देश जानता नहीं था। उन सब वर्ड्स को देश में वंचित रखा गया, देश को बताया नहीं गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। ये चीज हमने देखी, भारत का संविधान कैसे बना। अब हम देखते हैं जो संविधान बनाने वाले थे वो कैसे थे। क्योंकि देखो, भारत का संविधान तो देखो, अगर चाहे तो कोई भी बना सकता है, लेकिन संविधान बनाने वालों की कुछ तो विशेषताएं होंगी ना, कि कैसे लोगों ने ये संविधान बनाया। अब उठ के कोई ऐसे तो नहीं है कि भाई हम संविधान बनाएंगे, ऐसे तो कैसे भाई संविधान बनाओगे, क्या भरोसा क्या लिख दे, है ना। अब इस बात के साथ हम देखते हैं कि जो संविधान की असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि संविधान बनाने के लिए नियुक्त की गई थी, वो क्या थी, कैसे इलेक्ट हुई थी वो। तो बात ऐसी थी कि इलेक्शन हुआ था राज्यों में, देश में, और एक असेंबली बनाई गई थी 1946 में। और ये असेंबली डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के निर्देश में बनाई गई, मतलब निर्देश अनुसार बनाई गई ऐसी असेंबली थी, जिसमें है ना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी को एज अ लीडर, एज अ
हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। इस जो असेंबली थी ना, जो कि ये उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। नाम याद रखना, नाम एक नंबर में आराम से आ सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। 1946 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के हेड बनाकर 1946 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जो कि संविधान को लिख रही थी। और ये संविधान 2 साल 11 महीने 11 दिन के अंदर पूरा हो चुका था, जो कि 26 नवंबर 1949 को खत्म हुए थे। मतलब 2 साल 11 महीने 11 दिन 26 नवंबर 1949 को पूरे हुए थे। अब इस वक्त में लोग तो बैठे थे इलेक्शन, इस वक्त मतलब शुरुआत में जब इलेक्शन हुआ था कि है ना जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो बनाई जाए, उस वक्त 300 से ज़्यादा लोग बैठे थे। पर आखिर में 26 नवंबर 1949 को मात्र 285 लोगों के साइन हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पर, ठीक है। अब कई लोग बुजुर्ग हो चुके थे, लुढ़क गए भाई रातों रात, रातों रात खत्म हो गए। अब ऐसे ही ये संविधान जो बनाया था, ये 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 तक ले जाया गया, बिकॉज 2 वजह थी इसकी। पहली बात तो 26 नवंबर 1949 को लागू भी किया गया था, लेकिन सिर्फ 15 कानून थे, 15 आर्टिकल्स थे, जिनको है ना देश में मान्यता 26 नवंबर 1949 को मिल गई थी। जैसे कि कानून, अगर आर्टिकल्स में देखें हम, तो पहला आर्टिकल, फिफ्थ, सेकंड आर्टिकल, सिक्स, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, फिर 14, 15, 16, 17, फिर 80, फिर 88, फिर 393, ऐसे है ना कई सारे आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स थे, जिनको है ना उस वक्त में लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, और नेहरू जी ने कहा था आज से हम अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। वो दिन कौन सा था? 26 जनवरी 1930। अब 1930 और वो भी 26 जनवरी, तो 2 महीने और रुक जाओ भाई, 2 महीने रुक करके फिर हम है ना 26 जनवरी 1950 को ही अपना है ना रिपब्लिक डे बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बोले, सॉरी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले, हम बनाएंगे अपना संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, इसलिए हम हमारा संविधान दिवस तो इस दिन बनाएंगे, लेकिन हम लागू हमारे संविधान को करेंगे 26 जनवरी 1950 में। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया पहली बार, और आगे फिर ऐसे ही हम 26 जनवरी को अपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने लगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिफ्लेक्ट था, वो है ना एक पूरा का निचोड़, एक पूरा निचोड़ था बेस्ट माइंड्स का, जो कि देश के थे, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे देश के, जिन्होंने कानून बनाए, संविधान में लिखे। और वो एक कहते हैं ना कि जो पूरी की पूरी एक, ये मानो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम के ऊपर वाली जो जेली होती है वो जेली थे ये लोग, और उन्होंने ऐसे ही जेली जैसा माइंड लगाकर जेली जैसे संविधान बनाए, और इतना अच्छा संविधान बनाया कि हमारा देश बहुत अच्छे से दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के नाम पे हमारा देश जाना जाता है आज के वक्त में। विदेश के लोग जलते हैं अपन से इस चीज़ में कि हमारा देश इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद, मतलब इतने सारे अलग अलग धर्म के लोगों के होने के बावजूद खुश खुश कैसे है और तरक्की कैसे कर रहा है, दुनिया में एक लीडर की पोजीशन कैसे ले रहा है, ये देख रहे थे दुनिया वाले लोग। लेकिन इस वक्त में ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे बहुत अच्छे थे, और साथ ही साथ में कई सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि है ना बातें उठाते थे तो उन पर डिस्कशन भी किए जाते थे। अब ऐसा तो है नहीं एक ने कहा कि है ना हमारा देश ऐसा होना चाहिए और दूसरा कुछ बोले ही ना, बोलेंगे तो दूसरे भी। इसी चीज पे एक बात याद आई, बात ऐसी हुई थी कि है ना जब ये डिबेट बैठी थी तो डिबेट में कहा गया था हमारा देश जो भारत है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। अब हिंदुस्तान को हिंदू का राज्य कहा जाए, ठीक है, हिंदुओं का राज्य कहा जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें मेजोरिटी कौन है, सबसे ज्यादा इसमें हिंदू पाए जाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान, ठीक है। लेकिन उसी वक्त एक मतलब हिंदू जो नहीं था वो उठ के बोला
अगर ऐसी बात है तो हमारे अपने देश में सबसे ज़्यादा, मैं इस वर्ड को बोलना नहीं चाह लेकिन एक तरह से वैसे बता दूँ, देखो ये उन्होंने कहा हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जानवर शेर तो है नहीं, तो तुम है ना भारत में शेर को अपने अशोक चिन्ह में क्यों बता रहे हो? देश को शेर की तरह क्यों बता रहे हो फिर? शेर तो बहुत कम है। उस जानवर को देखो ना जो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। अब आप सोच लो कौन से जानवर ज़्यादा है। तो ऐसे ही उसने जब ये बात उठाई तो और सबों को ये बात सही लगी कि हाँ यार, मेजॉरिटी मायने नहीं रखती। मतलब जो ज़्यादा लोग हैं वो थोड़ी राज कर रहे हैं, राज तो पूरा देश करेगा। और पूरा देश के राज में कोई मेजॉरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, सब बराबर। इस तरह से संविधान में हमारे देश को हिंदुस्तान तो कहा गया लेकिन हिंदुओं का राज्य नहीं कहा गया। हमारे देश को कहा गया ये डेमोक्रेटिक है और इसमें है ना कोई एक धर्म नहीं है, इसमें कई सारे धर्मों को बराबर मान्यता मिली गई है। हमारे जो संविधान है उसको सबसे बड़ा संविधान माना जाता है हमारे संविधान को। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान। और यहीं पर हमारा चैप्टर हुआ खत्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो सब कुछ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले एक बात कह दूं, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जान चुका हूँ आपको है ना लाइक करने में मज़ा नहीं आता। मत कीजिए, कमेंट भी मत कीजिए। देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपकी 9th की पॉलिटी को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। अभी के लिए टाटा, गुड नाइट।